सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन है। पेपर फर्स्ट है, 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है। परिवार एवं मित्र, उप थीम में संबंध आ जाएगा कार्य खेल, मुख्य थीम में आ जाएंगे भोजन। फिर है उप थीम में संबंध कार्य खेल पशुएं पौधे। उप थीम मुख्य थीम में आ जाएगा भोजन आश्रय जल यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। जंतु प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े पक्षियों रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। जानवर की एनिमल्स की एरी पिक्चर। ठीक है। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले कल चिड़ी, इनसे इंडियन रोबिन बर्ड भी कहते हैं। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी जड़े ऊन बाल रुई आदि। ठीक है। कलचिड़ी। फिर है कौवा है, यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। ठीक है। यह कौवे का घोंसला है, कौवा ही बैठे पेड़ पे ना। फिर दार्जिन चिड़िया यह अपने नकुली चोंच से पत्तों में छेद करके सीकर घोंसला बना लेती है। ठीक है। ये रही दार्जिन चिड़िया। फिर है वीवर पक्षी में आएगा। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। ठीक है। ये रहा वीवर पक्षी। पाकता पक्षी में आएगा कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये रही पाकता पक्षी। ठीक है। फिर गौरैया और कबूतर पक्षी इसमें है। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में। ठीक है। यह है गौरैया, ये कबूतर है। फिर है बसंत गोरी पक्षी में आएगा पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। फक फोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। ठीक है। यह बसंत गोरी पक्षी। फिर है शक्करखोरा पक्षी यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। ठीक है। शक्करखोरा, ये रहा शक्करखोरा। उल्लू पक्षी में है, यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन पीछे तक 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है। ठीक है। उल्लू की पिक्चर। फिर मैना पक्षी में आएगी। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। मैना पक्षी। ठीक है। फिर है बुगला पक्षी में आ जाएगा। ये बुगला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बुगले को भोजन मिल जाता है। ठीक है। फिर है ये बुगला। फिर बुलबुल पक्षी बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। ठीक है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसकी बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। फिर है बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े
ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधों की पत्ती जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। फिर है बुलबुल। फिर हुदहुद पक्षी। इसमें है हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकना होकर पैरों को फैला लेता है। फिर है हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटें भी बादामी रंग की होती हैं, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। फिर है दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के अंदर छिपे कीड़ों को ढूंढ निकालता है। ठीक है। इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं इसे पदु बया, हजा मीन, शाह सुलेमान भी कहते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वह भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है और न ही इसे ना ही इसकी बोली में मिठास है। फिर जानवरों की विशेषता। हाथियों की विशेषता। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। ठीक है। केवल 2 से 4 घंटे सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती हैं। 10 से 12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। फिर हाथी को केले बहुत पसंद हैं। हाथी को पसीना नहीं आता। यह हाथी की पिक्चर है। सांप की विशेषताएं में आएगी। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। नाग है, कैरत है, दुबैया है, एफआई। फिर सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के भारी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। ठीक है। ये सांप का फोटो। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। सांप नाक से नहीं सूंघते। सूंघने के लिए जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फैन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। फिर है
गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। ठीक है, गिलहरी की पिक्चर। स्लोथ की विशेषताएं। स्लोथ भालू जैसा जानवर है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूर्व जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, स्लोथ की पिक्चर। फिर मछली की विशेषताएं। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली स्काउट इनफेंट फिश लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास रहती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेते, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी बढ़ने लगे। बाघ की विशेषताएं। बाघ अपने शरीर का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना देख सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, फिर बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ये बाघ की फोटो। रेशम कीट की विशेषताएं। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, फिर है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु। फिर है पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में मुतासिर नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, पाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमयू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अप्रैल महीने में गिद्ध मरे हुए जानवर खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने, स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। फिर है वर्ली जनजाति। वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र की शैली है, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले और भैंस का सहजीवी संबंध होता है। उत्तराखंड में पेड़ों के बीच एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। फिर है
पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी होती है। पक्षी एक ही समय में दो आँखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर दूर तक देख पाते हैं। फिर है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद काली देखते हैं, सफ़ेद व काली ही देखते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, इनके छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडीय कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं दे पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते। बच्चे देने वाले जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु उपयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। छिपकली, मेंढक, सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे सोते हैं। फिर सांप को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वहां इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। स्कूल जाने के संसाधन: बांस से बना पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं और जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। फिर है ट्रॉली में आएगा। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी पड़ती है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। फिर सीमेंट का पुल में क्या आएगा? हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। फिर है वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ऊंट गाड़ी में हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। बैलगाड़ी में आएगा। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं।
साइकिल की सवारी इसमें आएगा। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। फिर यह है जुगाड़। गुजरात में हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। ठीक है। फिर है जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में पक्षियां और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है। बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियाँ बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। फिर है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। यह है उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। पौधों की विशेषताएं। पौधों को पानी देने से मुरझाई जाती पत्ती फिर हरी भरी हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। ठीक है। क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। फिर रेगिस्तानी ओक 10 फीट लंबा होता है पौधा। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। फिर सूखे पत्तों से चित्र। यह है विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। फिर है चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। फिर है टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है जो बुलंदशहर, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। ये रहा टेसु अझंजी। एक बड़ा कलाकार। केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे शीघ्र में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर शीघ्र में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास शीघ्र आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होगी। शाहजादा सलीम मुराद और दनियाल केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में शीघ्र में नगर बसाने का फैसला किया था। फिर वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजैक एसिमोव की लिखी कहानी है।
यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले में फैली है। ठीक है, इसमें चावल के घोल में रंग हल्दी, इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़ फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतुओं को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। फिर परागकण पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। फिर है बरगद वृक्ष। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। फिर है महत्वपूर्ण बिंदु, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। फिर दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन है। फिर है इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है। यह आसवन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस नींबू के रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। फिर पौधे खेजड़ी वृक्षों। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेज टली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। फिर पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। यह खेज डली गांव के बुजुर्गों का कथन था। ठीक है। फिर बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा है। ठीक है। फिर कौन लाया यह सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है और छिटक बीज बिखर जाते हैं। फिर है पुर्तगाली लोग मिर्ची, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। ठीक है। और फिर है भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया है। फिर है चाय असम से लाई गई और सोयाबीन चीन से। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं। फिर प्याज की फसल मैं हूँ बसवा। मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान है। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। बसपा के इलाके में तो खुंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। फिर है अप्पा इस बार भी खेत में प्याज बोएंगे। बैल कुरिंगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे डालते जाएंगे। बीज
बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई हैं खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत जरूरी, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। फिर अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे, पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है। फिर इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं, घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने तो इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। फिर है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। फिर थ्रेसर दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग होता है। ठीक है। निष्पावन दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। फिर कीटाहारी पौधा, ये नेफेथिनीज कीटाहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यूट्राइकलिया, डोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप भी कीटाहारी पौधे हैं। फिर है वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मिस्टल ने 1948 किया। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देख कर किया। फिर है महत्वपूर्ण बिंदु, प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां हैं। विलुप्त जीव डायनासोर और विलुप्त पक्षी डोडो है। फिर क्रोटोन नामक पौधा द्वारा यह पता कर कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल, केरल टेपिओका, कप्पा। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फैन कहते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। फिर रेल टिकट से हमें जानकारी मिलती है, ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। फिर है कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में आँख, हाथ और पैर का जबरदस्त इस्तेमाल रखना होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो। फिर है घरों के प्रकार। असम के मकान, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। फिर है मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ठीक है। फिर लेह के मकान। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। फिर लेह में मकान में छत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जियाँ सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में यह नहीं मिलती।
लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती हैं। फिर है चांगपा। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतु लोग हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार। ये अपने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। फिर रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। फिर है रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। फिर है यह दुनिया में मशहूर पश्मीना। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मी में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। फिर है इसमें है राजस्थान के मकान। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। फिर है कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकार घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8-9 फुट चौड़ाई के होते हैं। फिर डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। फिर है बकरवाल लोगों के मकान। यह बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं। फिर है दुनिया की छत। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इसी वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों पशु पक्षियों को दुर्लभ किस्में मिलती हैं।
तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। फिर है काफ़ी ऊंचाई पे बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रवेश है। यहाँ की सर्दी हाल का मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम सर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। फिर है महत्वपूर्ण बिंदु, गोबर से जमीन की पुताई। गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। रोहाना गांव हरियाणा में जो सोहाना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। डेरा गाजी पाकिस्तान में है। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। इग्लू की पिक्चर। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। फिर भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता। फिर है यह त्योहार नृत्य, चेराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। यह चेराओ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पे डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। फिर है बिहू त्योहार। चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। ठीक है। फिर सेवा चावल, रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। फिर पोंगल का शाब्दिक अर्थ ओवर स्लीपिंग है और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। फिर है कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक पोंगल है। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यह